हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। और बेटा हमारी वन शॉट एकेडमिक सीरीज में जहां पर हम एक चैप्टर को एक ही वीडियो में कंप्लीट करते जा रहे हैं। आज की क्लास में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं साउंड के बारे में। साउंड चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, साउंड ऑब्वियसली बहुत ही नॉर्मल सी बात है ना, कि हम रेगुलरली सुनते रहते हैं, हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की साउंड सुनाई देती है। ठीक है, उसमें हम अगर बात करें इट्स अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, एंड सम साउंड्स आर मेलोडियस, सम साउंड बहुत लाउड होती हैं, कुछ डिफरेंट टाइप की होती है ना। हमारे पास एबिलिटी है साउंड को आइडेंटिफाई करने की। ठीक है, तो यही सारी चीजें बेटा हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन एयर, टर्म्स रिलेटेड टू वेव, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव, इसके बारे में बात करेंगे। एंड बेटा हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ये जो साउंड है, एक साउंड को दूसरे साउंड से कैसे अलग बनाता है, कैसे वो लाउड है। ठीक है, क्या फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो क्विकली शुरू करते हैं। ठीक है, अगेन साउंड। ठीक है, आपने देखा होगा हम डिफरेंट तरीके से जैसे हम नॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए बेटा वी यूज आर वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, वॉइस बॉक्स का यूज करते हैं, वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेशन से हमें साउंड पहुंचती है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। साउंड इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट होता है, ठीक है, तब हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होती है। ये हमने बहुत बेसिक बात पढ़ी हुई है। तो अब देखो यहाँ पे जैसे ये एग्जाम्पल है, कोई गाना गा रहा है, दैट टाइम ऑल्सो साउंड प्रोड्यूस। ठीक है, आप नॉर्मली किसी चीज पर टैप करते हैं, वहां पे भी साउंड प्रोड्यूस होती है। स्ट्रिंग्स को पुल कर रहे हैं, साउंड प्रोड्यूस होती है, एंड लोग एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो बेटा जो ये साउंड है, व्हेन अ सोर्स ऑफ साउंड वाइब्रेट, इट क्रिएट्स डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। ठीक है, साउंड में अगर आप बोलते हैं कि वाइब्रेट हुआ, उस ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन की वजह से साउंड नहीं हुई है। ठीक है, वजह से हुई है, मतलब इन अ सेंस वाइब्रेट तो वो हो गया। मेजर फैक्टर क्या था? व्हेन इट वाइब्रेट्स, उसके आसपास के मीडियम में वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। द डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स एज अ वेव इन द एयर। ठीक है, वो डिस्टर्बेंस वेव के फॉर्म में एयर में ट्रैवल करता है। अब ये होता कैसे है, ये क्या बोल रहे हैं बेटा? जब वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेट्स करती है, पार्टिकल ऑफ द एयर स्टार्ट्स मूविंग। अब देखो क्या बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हम एयर का एग्जाम्पल लेंगे। जनरली हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप अभी कोई डिवाइस यूज कर रहे होंगे जिससे आपके कानों तक आवाज आ रही है, इट इज बीइंग ट्रैवल्ड बाय एयर ओनली, है ना। एयर वाले मीडियम के बारे में हम मेनली बात करेंगे बेटा। अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सपोज मान लो यहाँ पे एक स्ट्रिप थी। ठीक है, मेटल स्ट्रिप थी, आपने उसको एक पुश दिया। ठीक है, आपने उसको पुश दिया तो ये ए से बी पोजीशन पे चली गई। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, ए से बी पोजीशन पे चली गई। यहाँ तक एयर एकदम नॉर्मली एग्जिस्ट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही आपने उसको एक टैप किया, हेडशॉट दिया, क्या हुआ? यहाँ पे आपने एयर के जो पार्टिकल्स थे उसको धक्का दिया, और उसके बाद वाले जो एयर पार्टिकल्स थे उसके साथ वो कॉन्सेंट्रेट हो गया, मतलब पास में आ गया। ठीक है, यहाँ पे तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ? आपने ये डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, एंड दिस डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स फर्दर। ठीक है, अब वो नॉर्मल हुआ, तब तक यहाँ पर वो नॉर्मल हुआ, तो एयर की जो कॉन्सेंट्रेशन हुई थी वो कम हो गई। ठीक है, नॉर्मल हो गया, तब तक एयर पार्टिकल ने आगे वाले पार्टिकल को धक्का दे दिया था। ठीक है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया था, और पीछे गया। ठीक है, क्योंकि यहां तक तो रहेगा नहीं, इट विल मूव लाइक दिस। ओके, व्हेन इट वेंट बैक, ठीक है, एक और लेस डेंस जोन क्रिएट हुआ, एयर पार्टिकल और रेयर हो गए, डेंस, उसकी डेंसिटी कम हो गई। ठीक है, यहाँ पे और खाली हो गया, एंड ये जो डिस्टर्बेंस था आगे जाते जाते यहाँ पहुंच गया। ठीक है, एंड व्हेन इट केम बैक टू इट्स पोजीशन, अपनी एक मीन पोजीशन क्या होता है? ठीक है, जब आप किसी चीज को अनडिस्टर्ब रखते हो, वो जो उसकी एक्चुअल पोजीशन होती है, दैट इज द मीन पोजीशन। ठीक है, अपनी मीन पोजीशन पे वापस आया बेटा, तब तक डिस्टर्बेंस और आगे चला गया था। अब देखो क्या होता है, सपोज यहाँ पे कोई स्पीकर था। ठीक है, यहाँ पे कोई स्पीकर था। ओके, यहाँ से आवाज आई तो ये वाला जो पार्टिकल, इस रेड को आप इमेजिन करिए। ठीक है, तो इसने क्या किया बेटा? डिस्टर्बेंस आगे भेजा। ठीक है, तो जब डिस्टर्बेंस आगे भेजा, एक यहाँ पे रीजन क्रिएट हो रहा है जहाँ पे पार्टिकल्स पास पास में, एक रीजन क्रिएट हुआ, दूर हो गए। फिर ये डिस्टर्बेंस आगे ट्रैवल किया। आपको लगेगा कि ऐसे जो एयर के पार्टिकल बेटा खुद चल के मेरे कान तक नहीं आएंगे, वो डिस्टर्बेंस को आगे भेजेंगे। ठीक है, अपनी मीन पोजीशन से ऐसे ऐसे होते रहेंगे, ऐसे ऐसे होते रहेंगे, और आगे ये डिस्टर्बेंस भेजते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा साउंड ट्रैवल्स एंड इट रीचेस अस। अब इसके टर्मिनोलॉजीज क्या क्या रिलेटेड है? यहाँ सबसे पहले बात की गई है एम्पलीट्यूड के बारे में। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड क्या है बेटा? जब ये एयर पार्टिकल, सपोज आप इमेजिन करो दिस इज द एयर पार्टिकल। ठीक है, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजिशन। एक डायरेक्शन में जब ये एक एयर पार्टिकल था, इसने आगे मूवमेंट की। ठीक है, बिल्कुल मूवमेंट की, हमने देखा मूवमेंट होते हुए, है ना। इसने जैसे बेटा आगे मूवमेंट की, ठीक है, यहाँ तक गया, हम कह सकते कि भाई ये एयर पार्टिकल यहाँ तक आ गया। ठीक है,
एक बार ऐसे उसको धक्का लगा, वो यहाँ तक आया एंड वो इट विल वेंट बैक टू इट्स पोजीशन। ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बेटा, यहाँ पे क्या हुआ, उसकी पोजीशन में चेंज आया, डिस्प्लेसमेंट है। अब मोशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा, ठीक है, इसका जो ये डिस्प्लेसमेंट है, दिस डिस्टेंस, इतना जो डिस्टेंस, इतनी जो लेंथ बनती है, दैट इज योर एम्पलीट्यूड। ओके, द नॉर्मल पोजीशन इज वेयर द पार्टिकल्स आर व्हेन दे आर नॉट डिस्टर्ब। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली। नॉर्मल पोजीशन भी कह सकते हैं बेटा उसको हम, या तो मीन पोजीशन भी कहते हैं। ओके, अनडिस्टर्ब्ड होता है तो, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि भाई इसको हम लेटर कैपिटल ए से शो करेंगे एंड इसका जो यूनिट होगा, ऑब्वियसली डिस्टेंस की बात हुई, लेंथ की बात हुई है, तो मीटर में हम इसकी यूनिट को बताएंगे। एम्पलीट्यूड हो गया। अब बोले टाइम पीरियड, ठीक है। अब देखो कोई चीज अगर मोशन कर रही है तो समय के साथ उसका पोजीशन चेंज हुआ, ठीक है। अब उसमें कितना समय लगा, दिस टाइम पीरियड इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट दैट। कौन किसकी बात हो रहा है, टाइम पीरियड इज टाइम टेकन फॉर अ पार्टिकल of the medium to complete one vibration। one vibration क्या होता है बेटा, अगेन एयर पार्टिकल की बात करते हैं, मूव करके आगे आगे गया, ठीक है, मूव करके वापस अपनी मीन पोजीशन पे आया, ठीक है, वापस इस तरफ को धक्का लगा एंड इट केम बैक टू इट्स पोजीशन, ठीक है, वापस ऐसे आएगा। ओके, दैट इज वन वाइब्रेशन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, वन वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वन वाइब्रेशन को, जो हमने मेटल स्ट्रिप वाला एग्जाम्पल देखा था, उसमें क्या हुआ था, आपने उसको हेडशॉट दिया, वापस इधर गया, सेंटर पे आया, वापस इधर गया, वापस सेंटर पे आया एंड वापस उधर चला गया, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। तो एक जगह से जहां से मेन पोजीशन स्टार्ट किया, वहां से लेके वापस वहां पे आ जाए, दैट इज वन वाइब्रेशन। अब देखो बेटा क्या बोल रहे हैं कि एक वाइब्रेशन होने में कितना समय लगा, दैट इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज गिवन बाय कैपिटल टी, और ऐसा यूनिट बेटा हम सेकंड्स में मेजर करेंगे, बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, टाइम पीरियड हो गया, अब हम फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। समय लगा जो ये वेव प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ, डिस्टर्बेंस को क्या कह रहे हैं, वेव फॉर्म में आगे गया। ये जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ बेटा, किस रेट पे हुआ, ऐसा कह सकते हैं। रेट मतलब टाइम के साथ कितनी बार हुआ, ठीक है। इसकी बात करें, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाय अ पार्टिकल ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। उस मीडियम के पार्टिकल ने एक सेकेंड में बेटा कितने वाइब्रेशन किए, कितना वाइब्रेशन किया इन 1 सेकेंड्स। हो सकता है कि 4 टाइम्स वाइब्रेशन किया हो, या हो सकता है 5 टाइम्स किया हो, या हो सकता है 1 टाइम किया हो सकता है 200 टाइम्स किया हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, ठीक है। अगर मैं ये पॉइंट की बात करूं, इस पोजिशन पे देखना चाहूँ, डिस्टर्बेंस जो क्रिएट होके जा रहा है, ठीक है, बार बार यहाँ पे ऑसिलेशन हो रहा है या वाइब्रेशन हो रहा है एंड वो आगे जाके 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 वापस से रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन वाला जोन क्रिएट हो रहा है। तो कितनी बार बेटा वेव ऐसे होते हुए यहाँ से पास हुई, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट में इन 1 सेकेंड, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल f से एंड यूनिट इज हर्ट्ज। हर्ट्ज बोलते हैं, एच जेड सिंबल में आप h कैपिटल एंड z स्मॉल लिखेंगे, ठीक है। ये हो गई बात, ओके। अब बात करेंगे बेटा वेव लेंथ की। अब ये बोल रहे हैं कि वेव की लेंथ बताओ, ठीक है। अब ये बोले कि वेव की लेंथ बतानी है, क्या है बेटा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव। वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इन 1 टाइम पीरियड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन 1 टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, ऑफ दैट मीडियम। अब देखो क्या बोला है, अब ये डिस्टेंस होता कहां से, डिस्टेंस आया कहां से, डिस्टेंस ये होता है बेटा, अगर मैं बात करूं, जो हमने कंप्रेशन वाला जोन देखा था मेटल स्ट्रिप को, जब हमने हेडशॉट दिया था, ठीक है, उसमें कंप्रेशन बना, एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक का जो डिस्टेंस बना, दैट इज योर वेवलेंथ। या तो आप ऐसे कहेंगे, एक रेयर फ्रैक्शन जोन से जो दूसरा रेयर फ्रैक्शन वाला जोन बना, दैट इज योर वेवलेंथ, ठीक है। 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या 2 कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन के बीच का डिस्टेंस, ओके। अब इसको हम कैसे शो करते हैं बेटा, लैम्डा से शो करते हैं, लैम्डा, ठीक है, लैम्डा की स्पेलिंग आप देख सकते हैं, ऐसे प्रोनाउंस करेंगे एंड अगेन वेव लेंथ है, मीटर में मेजर की जाएगी, ठीक है। ये बात तो हो गई बेटा वेव लेंथ के बारे में, हमने ये टर्मिनोलॉजीज पढ़ ली, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ। अब ये आपस में कैसे रिलेटेड है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। आप बोलेंगे कि मैम फ्रीक्वेंसी में तो वाइब्रेशंस एंड टाइम दोनों की बात हो रही है, टाइम पीरियड में भी वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड में भी वेव जो बन रही है, कितने वाइब्रेशन है, कितना टाइम है, बात तो दोनों हो रही है, तो ये सेम ही नहीं है क्या, नहीं, ये कैसे डिफरेंट है, इसकी बात करते हैं बेटा। देखो, इफ t is the time period of wave, then by definition frequency equals to 1 upon t। फ्रीक्वेंसी को क्या कह रहा है बेटा, फ्रीक्वेंसी इज 1 by t, ठीक है।
1/t। अब देखो हमने क्या बोला था, हमने जब टाइम पीरियड के बारे में बेटा बात की थी, हमने क्या बोला था, टाइम पीरियड इक्वल्स टू, ठीक है, हमने क्या बोला कि वाइब्रेशन को होने में, ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, समय कितना लगा, टाइम टेकन बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। मुझे अगर एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लगा ये फाइंड करना है, तो मैं टोटल टाइम टेकन फॉर सर्टेन नंबर ऑफ वाइब्रेशन चेक करूंगी एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन कर दूंगी, ठीक है। वही चीज बेटा अगर हम मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं, फ्रीक्वेंसी को मैं क्या कहूंगी, 1 टाइम पीरियड, ठीक है। अब देखो, अब ये बात होगी, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, इफ द टाइम पीरियड इज 1 सेकेंड, टाइम पीरियड बोल रहा है कि 1 सेकेंड था, 1 सेकेंड, देन फ्रीक्वेंसी इज 1/1। टाइम पीरियड अगर 1 सेकेंड है बेटा, इसका मतलब क्या है, टाइम पीरियड अगर 1 सेकेंड है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, मतलब 1 वाइब्रेशन के लिए, आई विल राइट हियर वाइब, 1 सेकेंड का टाइम लगा, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी अगर इसकी मैं फाइंड करना चाहूँ बेटा, फ्रीक्वेंसी क्या कहती है, 1/टाइम, दैट इज इक्वल्स टू 1/1 इक्वल्स टू 1 हर्ट्ज। कितना आया, 1 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी निकल कर आई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, इन अदर एग्जाम्पल, अगर 0.25 सेकेंड का टाइम लगा है, ठीक है, टाइम पीरियड बोला गया है, मतलब इट इज अंडरस्टूड बेटा 1 वाइब्रेशन की ही बात हो रही है, ठीक है, 0.25 सेकेंड, देन फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/टाइम, टू 0.25 से आपने उसको डिवाइड किया, 4 हर्ट्ज आपका आंसर आ गया। तो ये बेटा ये हो गया रिलेशन बिटवीन दीज टू थिंग्स, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अब बात हो रही है बेटा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव, जो हम यहाँ पे वेव की बात कर रहे हैं उसको कैसे शो करेंगे, उसको हम शो करते हैं बेटा बाय डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, या फिर हम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ से शो करेंगे। इससे हमें कुछ चीजें पता चलती है अबाउट दी साउंड, ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। ओके, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करें, शोज द वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेशन, अब ये क्या शो करता है, शोज द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, की डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से चेंज हो रहा है, ठीक है, ऑफ अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम विद टाइम व्हेन अ वेव पासेस थ्रू द मीडियम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, अब इसकी बात करते हैं बेटा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट भी बताना है और टाइम कितना लगा है वो भी बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पे टाइम मेंशन किया हुआ है, ये वाला जो पार्ट है बेटा आपके दिस शोज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा बेटा ये, एंड इस तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में चलेगा, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ओके। अब देखो यहाँ पर जो ये ग्राफ है, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, जब ये वेव बन रही है, ओके, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात है। अब देखो यहाँ पे ये वेव बन रही है, सबसे पहले हम देख लेंगे टाइम पीरियड क्या बोला गया, टाइम पीरियड ऑफ वन वेव बेटा कहाँ से शुरू होती है, जब हम इसको ग्राफिकली शो करते हैं, एक किसी पॉइंट से शुरू की, या तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वाले तक का। अब यहाँ देखो, ये एक वेव बनी यहाँ से यहाँ तक का, दिस गिव्स यू द टाइम पीरियड, इससे हमें क्या पता चला, टाइम पीरियड। अब इसको देख के आप बता सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 2 and 4 द टाइम इज गिवन इन सेकेंड्स में टाइम दिया गया है। दिस शोज कि इस वेव का बेटा टाइम पीरियड कितना है, इट इज गिविंग मी, कितना समझ में आया, ये वाले पॉइंट से बेटा ये वाले पॉइंट तक, दैट इज योर 4 सेकेंड, ठीक है। हम देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक के लिए जो टाइम लगा दैट इज 4 सेकेंड। तो मुझे यहाँ पे क्या पता चला बेटा, मुझे यहाँ पे टाइम पीरियड पता चलता है फॉर अ वेव, ओके। तो ये बात होगी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में बात हुई, अब हम कहाँ चलेंगे, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं कि भाई ये जो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हो रहा है ये क्या शो करेगा, ठीक है। ऑब्वियसली हम ये बात करेंगे ना कि जो वेव थी कितना दूर गई, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम एट डिफरेंट पोजीशन, अलग अलग पोजीशन पे विद डिस्टेंस एट द सेम टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट होते समय बेटा कितना डिस्टेंस कवर हुआ उसका, इसके बारे में बात हो रही है। तो बेसिकली ये किसके बारे में बात करेगा, हमने क्या देखा था अभी इन ए ग्राफ। अब देखो बेटा यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इन दिस केस, चलो ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे देख लो, ठीक है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस ये बोले दिस इज एम्पलीट्यूड बेटा, अगर आप ग्राफ को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, दिस इज 2 सेंटीमीटर, अगर इसका मैं लेंथ मान के चलूँ तो ये एम्पलीट्यूड को शो करता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड की बात करें, ठीक है, अपनी मीन पोजिशन से वो कितना दूर गया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हाँ, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज 2 सेंटीमीटर एंड इट्स वेवलेंथ इज 4 मीटर, तो इसकी वेवलेंथ
बेटा 4 मीटर का डिस्टेंस शो कर रही है। ओके, अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर इस जीरो को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ जो डिस्टेंस निकल करके आया दैट इज दिस वेवलेंथ इज 4 मीटर। अब देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा बेटा क्या बात हो रही है, इससे पहले जब हम ये देख रहे थे डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब हम देख रहे थे, तो वहां पे एक्स एक्सिस पे बेटा हम टाइम को शो कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर हमने डिस्टेंस को शो किया है, ठीक है। एंड जब इस वेव की बात करेंगे दैट दिस गिव्स अस, ठीक है, एक वेव का यहाँ से लेके यहाँ तक का बेटा कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, दैट इज दी वेवलेंथ। हमको कितना मिला यहाँ पे, इन दिस केस आई एम गेटिंग 4 सेंटीमीटर। ओके, मीटर्स में दिया हुआ डिस्टेंस इज इन मीटर, ठीक है। 4 मीटर मुझे यहाँ पे डिस्टेंस मिला फॉर दिस वेवलेंथ, ठीक है। इसका क्या मतलब है बेटा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 2 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसर्न, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, एक पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड बता रहा था, ठीक है। एक पार्टिकल जब उसको डिस्टर्बेंस मिली तो हमें कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिला, दैट इज द एम्पलीट्यूड गिवन बाय 2 सेंटीमीटर एंड बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। उस समय जो कंप्रेशन वाला जोन क्रिएट हुआ जहां पे एयर पार्टिकल्स पास में आ गए थे, ठीक है, और कंसेक्यूटिव हाँ, ये वाली जो सेंटेंस है कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के बीच की बात नहीं हो रही। तो वो जो जोन क्रिएट हुआ था एक कंप्रेशन से लेके दूसरे कंप्रेशन तक की जो लेंथ थी, दैट इज द वेवलेंथ, दैट इज गिवन लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गया बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में बात करते हैं, यही जो हम चीजें पढ़ के आए हैं, जो हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी वही, ठीक है। क्या क्या इंक्लूडेड है बेटा इसके अंदर, लाउडनेस आ जाती है, पिच आ जाती है, क्वालिटी कैसी होती है, ये चीज बताती है कि हमें बेटा साउंड वेव है कैसी, ठीक है। और ये किन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है जो अभी हमने पढ़े, दैट इज साउंड वेव इज कैटेगराइज्ड बाय एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। इससे कैटेगराइज होती है एम्पलीट्यूड कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, टाइम तो एग्जिस्ट करेगा ही, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्योंकि इट इज कांस्टेंट, द लाउडनेस एंड पिच ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पेक्टिवली। अभी हम देखेंगे कैसे क्या होता है ये। चलो, तो बेटा लाउडनेस की बात कर लेते हैं। अगेन लाउडनेस किस पे डिपेंडेंट है, कि आपको अगर सोचो आपने साउंड सुनी और अगर अभी मैं चिल्लाना शुरू कर दूं, ठीक है, अच्छी नहीं लगूंगी इस चिल्लाते हुए, अभी मैं अगर चिल्लाना शुरू कर दूं तो मेरी साउंड अचानक से आपको लाउड फील होगी। अभी मैं लो टोन में बोल रही हूँ, ठीक है। तो बेटा लाउडनेस क्या है, क्या है, लाउडनेस इज कैरेक्टराइज एज, ठीक है। अब जब मैं ये बोल रही हूँ बेसिकली क्या हुआ, जब मैंने बोला तो मैंने डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश की। अब जब डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, मीन पोजीशन जो एयर पार्टिकल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, मैंने जब बोला डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, मैंने लाउड होते समय क्या किया, एक एयर पार्टिकल को इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट किया कि मैंने उसको ज्यादा दूर भेज दिया, ठीक है। अभी जब मैं नॉर्मल बोल रही हूँ तो मैं उसे ज्यादा दूर नहीं भेज रही हूँ, मैंने बोला कि तुम पास में ही रहो, ठीक है। सो बेटा क्या है, लाउडनेस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच अ लाउड साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द फेंट साउंड। तो ये कैरेक्टरिस्टिक बनती है, किस में बनती है, देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, नॉर्मल जो एयर पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा था उसको मैंने ज्यादा दूर भेज दिया, हमने क्या पढ़ा था, ये क्या है, ठीक है, दैट इज दैट डिस्प्लेसमेंट इज एम्पलीट्यूड, ठीक है। कहाँ गया हमारा एम्पलीट्यूड, ओके। इवन इफ बोथ हैव सेम फ्रीक्वेंसी, अब ये बोला कि सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे भी हम लोग जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। ओके, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड। बेटा किस पे डिपेंड करती है, ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, ओके, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, ठीक है। समझ में आया एम्पलीट्यूड पे कैसे डिपेंड करती है। तो जब मैंने लाउड बोला तो ज्यादा दूर फेंक दिया उसको एयर पार्टिकल को, ओके। द ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन द लाउडर द साउंड विल बी, यही मैंने आपको बताया, मैंने जोर से बोलूंगी तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट मैं उस एयर पार्टिकल को करवाऊंगी, ठीक है। तो बेटा ये बात होगी। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं हम, हाँ, ठीक है। इधर आप देख सकते हो बेटा लो एम्पलीट्यूड सॉफ्ट साउंड, ठीक है। अब इसको एयर पार्टिकल को देखो, ये एयर पार्टिकल को शो कर रहा है जो, ठीक है, बूंदी बूंदी जैसे जो दिख रहे हैं आपको, एंड हियर यू कैन सी ये छोटी छोटी बूंदियां। अब देखो दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा, दोनों में आप ये डिफरेंस देख पाएंगे बेटा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बेसिकली ये होता है कि आप इन 1 सेकेंड के टाइम में आपने कितनी वेव बनाई,
ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर बात करें बेटा इन वेव की, आप देख सकते हो अगर ये 1 सेकंड का भी टाइम है तो नंबर ऑफ वेव्स आर सेम, तो फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है। रफली बताती हूँ, नेक्स्ट टॉपिक वही है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है। अब यहाँ पे देखो क्या बात है, यहाँ पे आप बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन वाला जोन कहाँ ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन वाला जोन ज़्यादा क्रिएट हुआ है। जब लो एम्पलीट्यूड साउंड है तब रेयर फ्रैक्शन वाला जोन में अभी भी थोड़े बहुत एयर पार्टिकल्स कंपेरेटिवली ज़्यादा है, ठीक है। तो ये साउंड में डिफरेंस आता है बेटा जब आप एकदम से किसी चीज को पुश कर, थोड़ा ज्यादा गैप बन जाता है वहां पे। सो हाई एम्पलीट्यूड साउंड इस तरीके से बनती है एंड लो एम्पलीट्यूड साउंड इस तरीके से बनती है। ये उसका साथ में ये भी दे रखा है, हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दे रखा है वेव फॉर्म में, यहाँ पे भी एग्जाम्पल है, ये भी देख सकते हो, ठीक है। सेम चीज की बात हो रही है बेटा, यहाँ पे सेम फ्रीक्वेंसी है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ जो एम्पलीट्यूड आपको मिल रहा है, एम्पलीट्यूड हम कैसे शो करते हैं, ये वाली हाइट से शो करते हैं, वाई एक्सिस पे शो करते हैं। अब देखो ये वाला छोटू है, इन दिस केस साउंड इज लाउड, यहाँ एम्पलीट्यूड बढ़ गया, सेम ये, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड बहुत छोटू सा है, इतू सा, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज्यादा है, हम एम्पलीट्यूड को ऐसे शो करते हैं। ओके, तो ये बात हो गई बेटा लाउडनेस के बारे में। अब देखो ये बोल रहे कि भाई फैक्टर्स और क्या क्या हैं जो लाउडनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स है जो लाउडनेस को अफेक्ट करेंगे। सबसे पहला एम्पलीट्यूड ही, एम्पलीट्यूड कम ज्यादा हुआ तो आपने देखा, अभी मैंने दिखाया था आपको। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दिखाया सुनाया था। ओके, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। अब ये बोल रहे हैं कि भाई व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स विद अ ग्रेटर एम्पलीट्यूड इट सेंड्स मोर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी टू द एयर, ठीक है, एंड साउंड इज लाउडर, हमने कर लिया था। दिस मीन्स द साउंड कैन बी हर्ड फ्रॉम अ लार्जर डिस्टेंस। जब आप जोर से किसी फ्रेंड को चिल्ला रहे हैं तो बेसिकली आप अपनी वॉइस का एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हो, आपकी साउंड का, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी। हाँ, अब देखो और किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बेटा, कि डिस्टेंस ऑफ सोर्स ऑफ साउंड, कि साउंड आ कहाँ से रही है। वेरी ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, बहुत ऑब्वियस सी बात है, आप मतलब एक्सपीरियंस कह सकते हो आप अपना, है ना। अगर आप सोर्स के बहुत पास में हो तो आपको बहुत लाउड साउंड सुनाई देगी, जैसे कि आपने एक्सपीरियंस किया होगा डीजे जब बजते रहते हैं, कब बजते हैं, शादियों में या किसी पार्टी में, तो यू ट्राई टू अवॉइड कि भाई उधर नहीं जाना, बहुत ज़्यादा ज़्यादा लाउड साउंड आ रही है, ठीक है, आप इसलिए नहीं जाना प्रेफर करते हो। ओके, ठीक है। तो हाँ, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स, ऑब्वियस सी बात है। देखो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, वही साउंड बज रही है, ठीक है, बस गाना बज रहा है एकदम बढ़िया सा, लेकिन आप उससे दूर चले जाओगे तो लाउडनेस आपको कम फील हो रही है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रही है, इफ द लिसनर इज क्लोज टू द सोर्स द साउंड विल बी लाउडर, बट इफ दैट पर्सन इज फार तो साउंड क्या होगी, नॉर्मल फील होगी या कम फील होगी। ओके, हाँ, ठीक है। जैसे ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा, जहाँ आप टिकिंग क्लॉक के पास जाते हैं, ठीक है, रात स्पेशली जब होता है ना, आप रात में होमवर्क करने बैठे हैं, सब लोग ऑलमोस्ट सो चुके हैं या अपने अपने रूम्स में जा चुके हैं, एंड यू ट्राई टू डू योर वर्क, आपको एकदम वो घड़ी की ना वो जैसे चिक चक चक कच 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 कच, वो सेकेंड हैंड मूव करती हुई वाली साउंड, वो बहुत ही डरावनी भी होती है, ठीक है। चलो ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड कम है, ठीक है, और अगर दूसरे नॉइसेस भी हट गए हैं या आप जितना पास जाके उसको सुनोगे तो आपको बहुत क्लियरली सुनाई देगा। थोड़ा डर होता है, डर लगता है उससे, क्योंकि ऐसा लगता है भाई समझ जा रहा है, फील होता है। चलो ठीक है, तो ये बात होगी बेटा। अब ये क्या, इफ यू मूव अवे, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, साउंड बिकम्स फीबल, ठीक है, जब वीक हो जाती है साउंड, मतलब कम ज्यादा लाउड नहीं रहती, तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं फीबल। और क्या होता है बेटा, सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, ऑब्वियसली सारी साउंड्स कहाँ से आ रही है, वाइब्रेटिंग बॉडी से आ रही है, तो ये किस पे डिपेंड करती है बेटा, सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। लार्ज वाइब्रेटिंग एरिया, एरिया अगर लार्ज है, सेंड्स मोर एनर्जी इनटू द एयर एंड साउंड इज लाउडर, साउंड लाउडर सुनाई देती है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, दो ड्रम ले लो, ठीक है भाई, दो ड्रम ले लेंगे, वन स्मॉल एंड वन लार्ज, एक छोटू ड्रम लेना है, एक बड़ा सा ड्रम लेना है, ठीक है भाई, ले लिया जाएगा। ओके, और उसको बीट करने की बात की गई, तो इसमें अगर आप ये कर पाते हैं तो आप ये देख सकते हैं, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द बिग ड्रम विल बी लाउडर, ठीक है, वो जैसे नहीं ढोल नगाड़े बजते हैं, ऐसे किसी मूवी का सीन में देखा होगा, बाहुबली टाइप्स मूवी में इतने बड़े बड़े ढोल टाइप लेके बैठे रहते हैं वो, ऐसे धुम 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 धुम, ठीक है, वो बजाते हैं, तो यू विल फील कि भाई, ठीक है, कि बहुत लाउड साउंड आ रही है। ओके, सो इस पे भी ये डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है बेटा, सेंसिटिविटी ऑफ द लिसनर, ठीक है। अब ये बोले कि जिसके ईयर सेंसिटिव है, ठीक है, मतलब ईयर्स काम कर रहे हैं, ठीक, लिसनर्स विद सेंसिटिव ईयर्स कैन हियर फेंट साउंड्स क्लियरली, बट अ लिसनर विद लेस सेंसिटिव ईयर में उनको वो फेंट साउंड आसानी से नहीं सुनाई देगी। जैसे कि हम बात करें ओल्डीज की, मतलब हमारे घर में जो
ग्रैंड पेरेंट्स है, कभी कभी तो उनकी भी ये सेंसिटिविटी फॉर द ईयर्स आर मच बेटर देन आवर्स, क्योंकि हम तो ईयरफोन लगा के सुनते रहते हैं। खैर, बट आपने अपने फ्रेंड्स में भी देखा होगा किसी को बहुत छोटी सी साउंड भी बहुत आसानी से सुनाई दे जाती है। और अगर हम ओल्ड पीपल की बात करें जनरली, तो उनकी वो जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है, ठीक है, तो उनको फेंटर साउंड इतने अच्छे से सुनाई नहीं देती। हाँ, तो ओके, सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी पे भी ये डिपेंड करता है। ओके, ईयर्स की। ओके, तो ये बात हो गई बेटा। अब ये क्या बोल रहे हैं कि भाई लाउडनेस जो है और एम्पलीट्यूड की हमने बात की, ठीक है, एम्पलीट्यूड बढ़ा, लाउडनेस बढ़ गई, लेकिन किस प्रपोर्शन में बढ़ रहे हैं बेटा? ये कह रहे हैं कि लाउडनेस, अब अगर आप एक स्टेप लेते हैं तो लाउडनेस क्या बोल रही है कि एम्पलीट्यूड कितना बढ़ जाता है, मतलब आपने थोड़ी सी भी लाउड की आवाज, ठीक है, लाउडनेस करने की कोशिश, मतलब लाउड करने की कोशिश की आवाज, मतलब एम्पलीट्यूड कितना हो गया, स्क्वायर हो जाएगा। कितना बढ़ेगा? स्क्वायर टाइम्स स्क्वायर में बढ़ेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं? लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। लाउडनेस कैसे बढ़ेगी? रुको, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। अगर आपने अपना एम्पलीट्यूड इतना, आपने सोचा कि मैं इतना ही वाइब्रेट करवाऊं उसको, एयर पार्टिकल को, सोचा, ऐसा सोचा, इतना इतना कभी सोचते हो क्या? ठीक है, फिजिक्स पढ़ते समय ऐसा सोच सकते हो, ठीक है, इतना ही मैं उसको वाइब्रेट करवाऊं। आपने बोला ठीक है भाई, इतना ही वाइब्रेट करवाएंगे। अब बोला कि भाई लाउड होना पड़ेगा, तो आपने इसको ज़्यादा, तो आपने जितना एम्पलीट्यूड को आपने एक स्टेप बढ़ाया, तो उसके स्क्वायर्स में लाउडनेस बढ़ेगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल हम देख लेंगे इन दिस फॉर्म। ओके, यहाँ पे ये कैसे आ गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल, इफ टू वेव्स ए एंड बी हैव एम्पलीट्यूड ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, बट बोथ हैव सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है दोनों, लेकिन आपको पता है कि लाउड कैसे होंगे, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसके एम्पलीट्यूड की बात करूँ बेटा, ठीक है, यहाँ रेशियो निकालने की कोशिश की है, रेशियो लाउडनेस ऑफ वेव बी बाई लाउडनेस ऑफ वेव ए, कितना डिफरेंस आ रहा है आप देख सकते हो, ठीक है। इसकी जो एम्पलीट्यूड थी बेटा 1 सेंटीमीटर ही बड़ी है, दिस एम्पलीट्यूड हैज इंक्रीज जस्ट 1 सेंटीमीटर, मतलब दोनों में डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी सेम है। अब देखेंगे आप यहाँ पे कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जब आपने इसको इंक्रीज किया 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सॉरी 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर 9 एंड 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर 4, तो उसके स्क्वायर में, नेक्स्ट वैल्यू के स्क्वायर में वैल्यू बढ़ी, ठीक है। तो ये बात होगी बेटा हमारी लाउडनेस के बारे में, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, दैट इज पिच। लाउडनेस वाज डिपेंडेंट ऑन द डिस्प्लेसमेंट एंड पिच इज डिपेंडेंट ऑन 1 सेकेंड में कितनी वेव बनी, ठीक है, या एक पॉइंट से कितनी वेव पास हुई। ओके, सो पिच इज हाउ शार्प श्रिल अ साउंड इज, शार्प और श्रिल साउंड कैसी होती है उसके बारे में। अब देखो, इमेजिन करो, आपने जो बच्चा रोता है, छोटे से बच्चे होते हैं, यार प्लीज आप लोग ऐसे बुरा मत मान जाना, घर में कोई छोटे बच्चे, तो आप थोड़ा सा इरिटेशन फील करोगे, या फिर ऐसा होता है, नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो छोटे बच्चों की जो वो क्राइंग की आवाज़ है, दैट इज श्रिल वॉइस। और अगर कोई यहाँ पे एक पर्सन खड़ा होकर बोलने लगेगा, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, तो मेरी उसके कंपेयर में लेस श्रिल है, ठीक है, बट श्रिल तो है। या कोई मैन अगर हम ले आए, कहीं से किसी आदमी को पकड़ के ले आए, वो बोले, तो ही इज हैविंग कोर्स वॉइस। अब ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? ये जो श्रिल बोल रहे हैं या हम पिच की बात कर रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वाइब्रेशन, जो मैंने आपको बोला था कितनी वेव्स पर सेकेंड एक पॉइंट से होके गई, ठीक है। पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। दैट इज द पिच। अगेन इसको भी हम मेजर कर सकते हैं। ये बोल रहा है कि अगर द पिच इज हाई, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे जो 1 सेकेंड का टाइम है, उसमें नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज उस साउंड के द्वारा बनाई गई, मतलब उनका जो वोकल कॉर्ड है, इस ये क्राइंग बेबी का, ठीक है, कितना ज्यादा वाइब्रेट कर रहा होगा, ठीक है, कितनी ज्यादा वाइब्रेशन कर रहा होगा, दैट यू कैन इमेजिन, ठीक है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, द पिच, हाँ कहाँ थे हम, इफ द पिच इज लो द साउंड इज डीप, ऐसे डीप, जो नेशनल ज्योग्राफी का नरेशन देते हैं जैसे लोग, वैसी टाइप की साउंड होगी, लाइक अ ड्रम और लायंस रॉर, ठीक है। तो इस टाइप की जो साउंड है, ये किस पे डिपेंड करती है बेटा? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। हायर फ्रीक्वेंसी मीन हायर पिच, ठीक है, वेरी ऑब्वियस। लोअर फ्रीक्वेंसी का मतलब है लोअर पिच, ठीक है। एंड इसको हम हर्ट्स में ही मेजर करते हैं, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्स, व्हिच मीन वाइब्रेशन पर सेकेंड।
चलो अब यहाँ पर देखते हैं बेटा, ठीक है, हम पिच के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट है, सपोज मैं ये कहूँ कि 1 सेकेंड का टाइम है, इतनी वेव बनी है 1 सेकेंड में। आप देख सकते हो यहाँ पे एम्पलीट्यूड में बेटा क्या था, एम्पलीट्यूड में भले ही नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम हो, हमने क्या देखा था, उसका जो वेव की लेंथ थी, जो डिस्प्लेसमेंट होना था वो डिफरेंट था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है इसका देखो कितना कंप्रेशन, दिस इज कंप्रेशन एंड दिस इज रेफ्रेक्शन। आप देख सकते हैं ये अगर 1 सेकेंड के टाइम में इतनी फ्रीक्वेंसीज बन रही हैं, ठीक है। अब यहाँ वाले में देखो कितने जोन बन रहे हैं, कंप्रेशन 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 कंप्रेशन, 4, ऑलमोस्ट डबल, ठीक है। ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है बट यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल है, आप देख सकते हो, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो तब साउंड किस तरीके से वाइब्रेट हो रही है, कितना कंप्रेशन रेयरफेक्शन का जोन बन रहा है। ओके, यू कैन सी हियर, तो बहुत कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन बहुत पास पास में है, इन दिस केस इट इज लिटिल फार्दर। ओके, ठीक है बेटा, तो ये बात होगी। यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो एक वेव बनी, यहाँ पे 1, यहाँ पे खत्म, 2 वेव्स बनी इन दिस केस। ओके, सो पिच इज 2 टाइम्स हायर, इन दिस केस यू कैन सी 2 टाइम ज्यादा बनी है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं पिच मतलब नंबर ऑफ वेव, ठीक है। तो ये बात होगी बेटा पिच के बारे में। अब पिच के बारे में और बात करेंगे, ठीक है। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई बेबी रो रहा है तो इट हैज अ श्रिलर वॉइस, ठीक है, एंड कहाँ गया, हाँ, किसी नॉर्मल एडल्ट से बेटा श्रिलर है, मेरे से भी ज्यादा श्रिलर होगी। अ फीमेल वॉइस इज यूजुअली श्रिलर देन अ वॉइस, या मेल की वॉइस से ज्यादा श्रिल होती है, हम ज्यादा फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस कर सकते हैं पर सेकंड के अकॉर्डिंग। व्हेन अ पोस्ट कार्ड इज रब्ड फास्ट द साउंड बिकम्स श्रिलर बिकॉज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, ठीक है। आप किसी पोस्ट कार्ड को रब करते हैं, अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो वो श्रिल साउंड करने लगेगा। ओके, चलिए अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा, ठीक है, एम्पलीट्यूड यहाँ पे आप देखिए, ओके, एम्पलीट्यूड का कंपैरिजन भी दिया है, दोनों को साथ में रख के यहाँ पे देखा है, ठीक है। ये केस है फॉर क्वाइटर साउंड या लोअर फेंटर साउंड, फीबल साउंड्स, और दिस आर लाउडर साउंड। हमने ये देखा लोअर पिच, ठीक है, इस केस में देयर इज द पिच इज हायर, ज्यादा वेव बन रही है। ओके, ठीक है, ये हमने वही डिस्कस कर लिया, इसका कंपैरिजन हो गया साथ में। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात करें, बोले कि भाई जो ये पिचेस हैं, ये बोल रहे हैं कि जो पिचेस हैं, किसकी पिच है, पिच कैसे अफेक्ट होती है, पिच को हम कैसे वेरी कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, ठीक है। वेज ऑफ चेंजिंग पिच इन डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑब्वियसली बना तो एक, अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक ही फ्रिक्वेंसी पे बजते रहेंगे तो सेम ही साउंड आएगी। अब देखो बेटा यहाँ पे अगर बात करें स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट को जब आप पुल करते हैं, ठीक है, अगर जब वो जो पुलिंग की जा रही है उसको जब पुल करते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग्स को पुल किया जाता है बेटा, आपने उसको कितना दूर तक पुल किया है उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जितना ज्यादा आप उसको पुल करेंगे एक बारी में स्ट्राइक करने के लिए, उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी। अगर मोर है, आपने ज्यादा पुल किया है, या फिर कह लेते हैं आप ज्यादा स्ट्रेच करते हैं, आप उसमें टेंशन बढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इट विल हैव मोर फ्रीक्वेंसी या हाई फ्रीक्वेंसी कह सकते हो। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, यू विल गेट हायर फ्रीक्वेंसी फ्रॉम दीज इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ओके, और अगर आपको ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस करनी है तो आप क्या कहेंगे, क्या करेंगे, थिन, आप क्या कर सकते हो, जो जो स्ट्रिंग्स आप यूज कर रहे हो अगर वो ज्यादा थिन है तो भी आप हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएंगे। और उस इस जैसे यहाँ पे गिटार की बात करें, ठीक है, जो लोग बजाते हैं उनको पता होगा, यहाँ पे अगर उसका एक एंड स्ट्रिंग की बात करूँ वहाँ पे अटैच्ड है एक साइड से, आप उस जगह से अगर उसको ज़्यादा प्ले करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, वहाँ से, तो क्या होगा, हायर फ्रिक्वेंसी यहाँ पे भी बनेगी, ठीक है। ये हो गई स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात, कुछ आप लोग शायद बजाते होंगे, कुछ आप लोग फेमिलियर होंगे, ठीक है। तो ये हो गई बेटा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की बात, यहाँ पे आप फ्रिक्वेंसी को ऐसे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे बात करते हैं बेटा विंड इंस्ट्रूमेंट की, अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे फ्लूइड का एग्जाम्पल ले लो, विंड इंस्ट्रूमेंट में ओके, फ्लूट की बात करें या और अदर विंड इंस्ट्रूमेंट्स की अगर बात करूं, तो इसमें जो एयर कॉलम होता है,
ठीक है, व्हाट इट हैज एयर कॉलम इन इट जो वाइब्रेट करता है, ठीक है, एंड सर्टेन साउंड इज प्रोड्यूस। अब इस एयर कॉलम को बेटा आप क्या होता है, वो जो होल बने होते हैं, ठीक है, उस होल से क्या करते हो आप, उस होल की वजह से, उस होल्स की वजह से यू इंक्रीज, ठीक है, या तो आप क्या करेंगे उस होल्स की वजह से क्या करेंगे, एक मिनट बता दूं मैं आपको, ठीक है, इधर यू विल इंक्रीज द साइज ऑफ द, किसकी साइज इंक्रीज करेंगे बेटा, एयर कॉलम की साइज आप इंक्रीज करेंगे, या फिर उस होल को आप उस होल को क्लोज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे मेंशन कर देती हूँ, रुकिए, होल्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एक होगा कि आप उसे क्लोज कर देंगे, आप क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, एयर कॉलम की लेंथ बढ़ जाएगी। अगर आप उसे ओपन रखेंगे, ठीक है, होल्स को ओपन रखेंगे, है ना, फ्लूट में देखा है, ठीक है, सबको बचपन में एक फ्लूट तो मिलती है, ठीक है, फ्लूट में ऐसे होल्स होते हैं और हम लगता है कि भाई हम एकदम प्रो हो गए, कृष्णा जैसे, लॉर्ड कृष्णा जैसे, ठीक है, तो बेटा जब आप, ठीक है, उस होल को क्लोज करते हो तो आप एयर कॉलम की लेंथ को इंक्रीज कर देते हो, ठीक, एंड अगर आप उसको ओपन रख देते हो, वो होल को ओपन कर देते हैं, तो आप इसकी लेंथ को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो जब ये चीज होती है तो क्या होता है, जैसे आपने एयर कॉलम की लेंथ को इंक्रीज किया तो आपने क्या किया, यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं बेटा, आप उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कर देंगे, लो कर देंगे, ठीक है, पिच को लो कर देंगे, ठीक है, आप उसकी लो पिच कर देंगे, ठीक है, अगर आपको हाई पिच जाना है, ठीक है, अगर आपको, ठीक है, ओके, अगर आपको हाई पिच जाना है तो आप क्या करेंगे, उसको ओपन कर देंगे, ठीक है, तो ये बात हो गई बेटा यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंस, ये कैसे हम ए कॉलम वाली चीजों में हम इसको चेंज करते हैं। अब बात करें बेटा मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट्स की, ठीक है, इन दिस केस ऑल्सो आप इसकी पिच को चेंज करते हैं, जैसे कि अगर हम बात बताएं यहाँ पर, ठीक है, जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, इसके पास इधर एक स्ट्रिंग भी होती है ताकि आप इसको और स्ट्रेच कर सके, जितना ज़्यादा स्ट्रेच्ड होगा, ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या तो स्मॉल हो मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन कैसी होगी, या तो, ठीक है, मेम्ब्रेन कैसी होगी, या तो स्मॉल रहेगी, या तो फिर टाइट कर देंगे आप इसकी मेम्ब्रेन को, ठीक है, इसको स्ट्रेच कर करके यहाँ से टाइट कर देंगे, ठीक है, एक ये कंडीशन होगी, और या तो फिर मेम्ब्रेन की साइज थोड़ी बिगर होगी, ठीक है, तो आप देखेंगे बेटा आपका जो ये इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें भी अगर आप बिगर साइज का अगर ये मेम्ब्रेन लेते हैं, आपको उसमें जो साउंड प्रोड्यूस होती है एक लो पिच की साउंड प्रोड्यूस होगी, एंड जो जो स्मॉल है और जिसको ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रेच किया हुआ है आपने, यहाँ पे बेटा हाई पिच की साउंड आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इस केस में बेटा आप, ठीक है, और लेस स्ट्रेच अगर मेम्ब्रेन है तो आप लो पिच की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से बेटा इंस्ट्रूमेंट्स में आप जो वाइब्रेटिंग बॉडी है, जो मेम्ब्रेन है, उसमें कुछ चेंजेस करेंगे तो इस तरीके से इसमें चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं इन दी पिच। अब मोनोटोन की बात कर लेते हैं बेटा, मोनो रिप्रेजेंट्स द वर्ड वन, सिंगल, ठीक है, सो मोनोटोन इज अ साउंड दैट हैज ओनली वन फ्रीक्वेंसी, मतलब वन वेव ही प्रोड्यूस हुई है इन 1 सेकेंड, दैट इज योर मोनोटोन। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है बेटा, दिस इज प्रॉन्ग, ठीक है, जिसे ट्यूनिंग फॉर्क भी कहा जाता है, उसके जो ये प्रॉन्ग्स है, ये वाले पार्ट्स हैं, दैट इज प्रॉन्ग, ठीक है, ओके, इसको अगर आपने ऐसे ट्यूनिंग फॉर्क है, इसको अगर आपने कहीं पे स्ट्राइक किया तो इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूसेस साउंड, ठीक है, व्हेन वन ऑफ द प्रॉन्ग्स इज हिट विद अ रबर पैड, ठीक है, देन द ट्यूनिंग फॉर्क स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग और साउंड प्रोड्यूस होती है। आपने अगर कभी इसको यूज किया है तो आप उसको आप देखेंगे आपको ना, आप नॉर्मली उसको रखेंगे, ठीक है, वाइब्रेशन हो रहा है, यहाँ पे आपने स्ट्राइक कर लिया है, कुछ तो सुनाई नहीं देगा, आप उसको जितना पास में लाओगे आपको बहुत ही प्यारी सोनोरस सी साउंड सुनाई देती है, ओके, चलिए, ठीक है बेटा, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ओके, अब क्वालिटी की बात करेंगे बेटा, क्वालिटी या तो टिम्बर और वेव फॉर्म। अब ये बोल रहा है कि भाई अगर ऐसी वेव हुई है साउंड से प्रोड्यूस, मतलब ऐसी ऐसी साउंड प्रोड्यूस हुई है जिसकी वेव की अगर हम बात करें कि वहाँ फ्रीक्वेंसी भी सेम है, वहाँ एम्पलीट्यूड भी सेम है, ठीक है, क्वालिटी और टिम्बर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक टू साउंड, ये कौन सी क्वालिटी है बेटा, ये हमें उस साउंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, दिस कैरेक्टरिस्टिक, कि अगर कोई ऐसी साउंड है, ठीक है, जिसका
एम्पलीट्यूड भी सेम है, जिसकी एम्पलीट्यूड एंड उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, ठीक है। लाउडनेस भी सेम है और पिच भी सेम है, दो साउंड है, दोनों प्रॉपर्टीज उसकी सेम है, लाउडनेस एंड पिच, ठीक है। अब उन दोनों को कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं? ऑफ द सेम पिच एंड सेम एंड लाउडनेस, कहाँ गया? क्वालिटी ऑफ टिम्बर इज द कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक्स टू साउंड ऑफ द सेम पिच है एंड सेम लाउडनेस, ठीक है। यहाँ पे साउंड डिफरेंट, ठीक है, दोनों अलग साउंड करती है। अब यहाँ पे क्या बोला है? अ साउंड फ्रॉम ह्यूमन वॉइस एंड अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मे हैव द सेम पिच एंड लाउडनेस, ठीक है, उसकी लाउड पिच और लाउडनेस सेम हो सकती है, बट द साउंड डिफरेंट बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी, ठीक है। इस क्वालिटी की वजह से बेटा हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इट इज ओके, दोनों जो ह्यूमन की साउंड आ रही है और जो स्ट्रिंग से साउंड आ रही है दैट इज डिफरेंट। इसीलिए बेटा आप लोगों को आइडेंटिफाई कर पाते हो, ठीक है। अब जैसे हमें याद रहता है कि, या ऑब्वियसली हम लोग याद रहे या ना भी रहे, कोई बोल रहा है तो दो डिफरेंट लोगों की साउंड आ रही है, हम उसको समझ पाते हैं। या फिर आप किसी की कॉल, किसी की आवाज़ आप बहुत समय बाद भी सुनते हैं तो आप आइडेंटिफाई करते हैं। क्वालिटी डिपेंड्स ऑन दी वेव फॉर्म ऑफ दी साउंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ठीक है। अब ये बोले कि हाई पिच मीन्स अ हाई श्रिल साउंड, ठीक है। हाई पिच का मतलब क्या है? हाई पिच ऑब्वियसली श्रिल साउंड, while a low pitch means deep sound, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं? पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दैट टेल्स हाउ हाई और लो अ साउंड इज, ठीक है। तो ये तो हमने वैसे बात कर ही ली है, क्यों आगे वापस, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि बेटा अगर सेम पिच एंड सेम साउंड लाउडनेस वाली साउंड है, उस साउंड डिफरेंट, यहाँ पे साउंड डिफरेंट है मतलब अलग तरीके से सुनाई देती है, उसकी बात हो रही है। सो ये बेटा बात थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, जिसको हम कहते हैं टिम्बर। तो यहाँ पे बेटा हमारा जो भी टॉपिक था, आज का चैप्टर था, वो कंप्लीट होता है। इसमें हमने बात की साउंड क्या होती है, हमने उसकी टर्मिनोलॉजीज की बात की, मेनली हमने ग्राफ्स के रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव के बारे में बात की, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की एंड हाउ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या क्या फर्क पड़ता है। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम बाकी के चैप्टर्स को वन शॉट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।